सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, दिनांक 21/10/2020 को अयोध्या जनपद में आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए और इस परीक्षा को ARP और वहां के संकुल शिक्षक ने दिया। मैंने वहां के शिक्षकों से बात की कि मुझे किसी तरह से परीक्षा के नोट्स उपलब्ध करा दें, तो उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से 80 प्रश्नों के नोट्स उपलब्ध कराए, यानी मुझे 80 प्रश्न मिल गए। इससे ज़्यादा प्रश्न मुझे नहीं मिले। तो जो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ग्रुप में जो अयोध्या के शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि 80 से आगे के प्रश्न अगर आपके पास हों तो मुझे उपलब्ध करा दें, ताकि मैं उनके वीडियो बना सकूं और अपने शिक्षक साथियों को बता सकूं कि किस तरह की परीक्षा वहां पर आयोजित हुई। हो सकता है आने वाले समय में आपके जिले या आपके ब्लॉक में इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित हो, तो इसलिए जरूरी है कि इन प्रश्नों की तैयारी कर ली जाए। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम 50 से लेकर 51 से लेकर 80 तक के प्रश्न हम लेंगे, क्योंकि यहीं तक मुझे प्रश्न उपलब्ध हो पाए हैं, तो इसलिए हम यहीं तक इसमें प्रश्न लेंगे। तो साथियों, क्या क्या प्रश्न पूछे गए? कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे गए। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि इस तरह की फोटो वहां पर खींचे गए, क्योंकि मोबाइल ले जाना अनुमति नहीं थी। किसी ने खींच लिए, वो बात अलग है, और मुझे उपलब्ध हो गए, ये हमारी किस्मत है, लेकिन वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाए, तो थोड़ा ब्लर है, तो मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछना शिक्षण तकनीक सहायक नहीं है, यानी प्रश्न पूछना शिक्षण तकनीक सहायक नहीं है। झिझक दूर करने में, बैठक व्यवस्था में, तार्किक चिंतन हेतु और अनुशासन हेतु। तो जो प्रश्न पूछना शिक्षण तकनीक है, उससे बच्चों की झिझक भी दूर होती है, तार्किक चिंतन करने का मौका भी उन्हें मिलता है और अनुशासन भी क्लास में रहता है। तो इसका आंसर बैठक व्यवस्था में ही होगा। इन्होंने सही आंसर लगाया है, तो 51 प्रश्न का आंसर ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, शिक्षण तकनीकी रोल प्ले के माध्यम से हम बच्चों को मुख्य रूप से कराते हैं। जो शिक्षण तकनीकी रोल प्ले है, उसमें क्या कराते हैं हम? खेल, विषय वस्तु का बोध, अभिनय और संज्ञान। तो जो रोल प्ले है, रोल प्ले हम इसलिए कराते हैं ताकि बच्चों को विषय वस्तु का बोध हो जाए, अच्छी तरह से वस्तु को समझ में आ जाए। तो इसलिए विषय वस्तु का बोध कराने के लिए हम रोल प्ले बच्चों को कराते हैं। तो ये भी आंसर इनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। PRE का फुल फॉर्म क्या है? PRE मतलब प्रिंट रिच एनवायरमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म यही होगी, इन्होंने दिया हुआ है प्रिंट रिच एनवायरमेंट, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, प्रिंट रीच, इन्होंने रीच दे रखा है, और पिक्चर रीड एनवायरमेंट और पिक्चर रिच एनवायरमेंट। तो इसका प्रिंट रिच एनवायरमेंट होगा। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ही सही होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 54। लर्निंग गैप क्या है? लर्निंग गैप, मान लीजिए हमारा बच्चा कक्षा 8 में आया, तो कक्षा 8 की अपेक्षित दक्षताएं होती हैं कुछ, कि जब हम कक्षा 8 में हमारा बच्चा आ जाता है तो हम सोचते हैं कि इस बच्चे पर ये आ जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में जब हम चेक करते हैं तो उस पर वो नहीं आता। उसका जो अधिगम स्तर होता है उसके अनुरूप नहीं होता, कक्षा 8 के स्तर के अनुरूप, यानी उसमें कुछ कमी होती है। तो जो आपका एक्चुअल है और जो आपका एक्सपेक्टेड है, उनके बीच में जो अंतर होता है, यानी वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा के लिए निर्धारित अधिगम स्तर में जो अंतर होता है, उसको आप लर्निंग गैप कहते हैं। तो इन्होंने आंसर दिया है विद्यार्थियों को दूर दूर बैठना, शिक्षक के सिखाने में अंतर, बच्चों के बीच के में अधिगम स्तर में अंतर, और डी है आपका वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा के लिए निर्धारित अधिगम स्तर में अंतर। तो इसका आंसर आपका ये होगा। उसके बाद ये थोड़े ब्लर हैं, इसलिए मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए और आप इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
अधिगम बिना बोझ के किसकी अध्यक्षता में लागू की गई? तो जो अधिगम बिना बोझ के है, यह आपकी एक अधिगम बिना बोझ के, तो ये आपकी प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में लागू की गई थी और ये 1992-93 में लागू की गई थी। ये समिति आपकी, इस समिति को कहते हैं अधिगम बिना बोझ के, और ये प्रोफेसर यशपाल शर्मा की समिति में 1992-93 में लागू की गई थी। तो इसमें आपको आंसर दिए गए सैम पित्रोदा, राधाकृष्णन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका प्रोफेसर यशपाल शर्मा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के बाहर शैक्षणिक भ्रमण में, यानी विद्यालय परिसर में या विद्यालय के बाहर अगर आप शैक्षिक भ्रमण कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। सही बात है। तथ्यों में स्पष्टता आएगी, यह भी बात सही है। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और उपयुक्त सभी। तो आपका मेरे हिसाब से इसका आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए। तो आप इसमें उपयुक्त सभी पे निशान लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का कारण है। तो ये भी आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कई कारण हैं, जैसे परिवार का कलहपूर्ण वातावरण हो, शैक्षिक स्थिति, माता पिता की शैक्षिक स्थिति सही न हो, और शिक्षक का कठोर व्यवहार हो, और ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार हो। इस तरह के कारण होते हैं कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति का स्तर नहीं हो पाता। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, यानी आपका ये आपका इन्होंने सही लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित 3 समूह ए बी सी में समूह बी के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जिनके प्राप्तांक, यानी कि जब आप आकलन पत्र बनाएंगे, तो ये भी मैं आपको इसके साथ साथ ही बता देता हूं, जो उच्च प्राथमिक का आकलन पत्र होगा उसमें कुल मिलाकर 25 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक के 3 मार्क्स होंगे, यानी कुल मिलाकर 75 मार्क्स होंगे। इसी तरह प्राथमिक में आपके 15 प्रश्न होंगे और उनके मार्क्स होंगे 45। तो जब आप पेपर दे लेंगे, बच्चा पेपर दे लेगा, अगर बच्चे के 35 से 75 के बीच में मार्क्स आते हैं उच्च प्राथमिक में, तो वे समूह ए में होगा, और 26 से 34 के बीच में मार्क्स आते हैं तो समूह बी में होगा, और अगर 25 या 25 से कम मार्क्स आते हैं तो समूह सी में होगा। इसी तरह प्राथमिक में 45 नंबर का पेपर होगा, अगर 21 से 45 के बीच में नंबर आते हैं तो वो ए समूह में होगा, 16 से 20 के बीच में आते हैं तो बी समूह में होगा, और 15 या 15 से कम आते हैं तो सी समूह में होगा। तो प्रश्न के अनुसार समूह बी में कौन होगा? जिसके आपके 26 से 34 के बीच में मार्क्स होंगे। तो इन्होंने सही आंसर लगाया है। उसके बाद ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितनी होगी? तो ये तो सबको ही पता है, ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि जो होगी वो 50 दिन की होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ध्यानाकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, कक्षा के अनुरूप है, कक्षा सीखने में कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में अग्रणी है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यानाकर्षण शिविर उनके लिए लगाया जाएगा जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, उससे कम है। उनको कक्षा के अनुरूप लाने के लिए हम ध्यानाकर्षण शिविर लगा रहे हैं। तो इसका आंसर ए होगा, ये आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों द्वारा कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर न प्राप्त करने के मुख्य कारणों में, शायद ये प्रश्न आपका दोबारा इन्होंने दे दिया है 61। पारिवारिक शैक्षिक स्थिति, वातावरण, आर्थिक स्थिति, मानसिक व शारीरिक रूप से स्थिति, उपयुक्त सभी। प्रश्न तो वही है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा या राष्ट्र का विकास किस रिपोर्ट का नाम है? यानी शिक्षा या राष्ट्र का विकास, ये प्रश्न नंबर है आपका 62। तो शिक्षा और राष्ट्र का विकास ये आपका कोठारी आयोग का नाम है, जो आपका 1964-66 में लागू हुआ था। तो कोठारी आयोग इनका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक शिक्षण तकनीक नहीं है? शिक्षण तकनीक आपकी 18 दी हुई है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में। तो उन 18 में से कार्य के लिए, बच्चों के लिए कार्यपत्रक ये भी है, शैक्षिक भ्रमण ये भी है, कठिन से सरल की ओर ये नहीं है, सरल से कठिन की ओर है, कठिन से सरल की ओर नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग डी, यानी इसका आंसर आपका बी होगा, कठिन से सरल की ओर। ये आपकी शिक्षण तकनीक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा शिक्षण आकलन के अंतर्गत आता है, यानी कि आप कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप आकलन कर रहे हैं। तो आकलन करने के बाद आपको 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, जिनको आपको सीखना नहीं आया और जिनको आ गया।
तो जिनको नहीं आया उनके लिए आप ध्यानाकर्षण करेंगे और जिनको आ गया उनके लिए आप संवर्धन करेंगे, यानी आप उनका शाबाशी देंगे और उन्हें कहेंगे कि और आगे बढ़ो। तो इसका आंसर आपका ए और बी होगा, सही है इनका आंसर। उसके बाद ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है। अब ध्यानाकर्षण शिविर में चेंज कर दिया गया है, 50 दिन का न होकर प्रत्येक दिन होगा और प्रत्येक दिन जो है 40 मिनट का 1 घंटा चलेगा। लेकिन इन्होंने आंसर लिखा है अंतिम कालांश, लेकिन अंतिम कालांश नहीं होगा, वो आपका प्रथम कालांश होगा 40 मिनट का। तो इसका आंसर आपका ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के संपादन मंडल में कौन एक सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें संपादन भी आपको याद करने पड़ेंगे कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का संपादन किस किसने किया। तो जो हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसका संपादन श्री सुरेश कुमार सोनी जी ने किया, श्री पीएम अंसारी जी ने किया, डॉक्टर अवनीश कुमार यादव ने किया, श्री जयप्रकाश ओझा ने किया, डॉक्टर महेंद्र कुमार द्विवेदी ने किया। तो महेंद्र कुमार द्विवेदी पर इन्होंने निशान लगाया, ये तो इन्होंने तो किया है और उन्होंने कहा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें एक आंसर आपका गलत अलग है, श्रीमती शिखा शुक्ला। श्रीमती शिखा शुक्ला इनके संपादन मंडल में नहीं थी, वे इनके समन्वय मंडल में थी। तो इसमें श्रीमती शिखा शुक्ला आंसर होगा, क्योंकि शिखा शुक्ला जो है संपादन मंडल में नहीं थी, वे समन्वयन मंडल में थी। तो इसका आंसर आपका ए होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 67, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह किस आयोग का कथन है। तो ये आपका कोठारी आयोग का कथन है, ये तो सबको पता है। 1964-66 में जो कोठारी आयोग आया था, तो ये उसका कथन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 68 है सामान्य कक्षा शिक्षण किससे शुरू होती है। जब सामान्य कक्षा शिक्षण आप शुरू करेंगे तो उसमें आप घूमते रहेंगे, बच्चों से बात करते रहेंगे, यानी इनमें आंसर दिया हुआ है चाक टाक, वाक टाक, किताबों से उपयुक्त सभी। तो चाक, इसमें आपका बी आंसर होगा वाक टाक, यानी बात भी करते रहेंगे और घूमते भी रहेंगे। नेक्स्ट है आपका 69, आरंभिक परीक्षण के लिए कक्षा 3-5 तक के बच्चों के आकलन प्रपत्र में कुल कितने अंकों का होगा। तो आरंभिक परीक्षण पत्र जब आप बनाएंगे तो 3 से 5 के बच्चों के लिए 15 प्रश्न होंगे और 15 × 45 यानी 45 अंकों का आपका होगा। इसी तरह से अगर जूनियर का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका कितने का होगा, 75 अंक का। उसके बाद तकनीक सरल से कठिन की ओर अंतर्गत संभावित परिणाम क्या होते हैं। बच्चे स्वयं अनुभव करके अपनी समझ का निर्माण करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के लिए रुचिकर होगी, ए और बी दोनों, केवल डी। तो जो तकनीक सरल से कठिन की होती है उसमें सरल बातें बताई जाती हैं बच्चों को, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के लिए रुचिकर होती है, उसमें सरल से आसान उन्हें रुचिकर। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, हालांकि इन्होंने सी लगाया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के लिए रुचिकर उसमें होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 71, इसकी इन्होंने सही साफ पिक्चर है, चलो अच्छा है। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता कितनी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर एक आदर्श शिक्षक कक्षा आप ले रहे हैं तो इसमें जो होती है शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% होती है और बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% होती है, और शिक्षक की बच्चों के साथ क्रियाशीलता भी 5 से 10% होती है। और अगर हम इनमें बात करें कि मिनटों में कितनी होती है, 40 मिनट की आपकी कक्षा होती है, तो 40 मिनट की कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता आपकी 5 मिनट होगी, बच्चों की क्रियाशीलता आपकी 30 मिनट होगी, और शिक्षक और बच्चों दोनों की मिलाकर क्रियाशीलता 5 मिनट होगी। तो इसका आंसर होगा आपका 5 से 10%, यानी इसका आंसर आपका ए होगा। तो ए पे आप इसमें निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका आकलन के 2 मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। जब आप आकलन करते हैं, ध्यानाकर्षण, संवर्धन, अवलोकन, ए और बी। तो आकलन में आपको 2 तरह के बच्चे मिलेंगे, एक बच्चे पिछड़े हुए अपने अधिगम स्तर में और एक आपके बढ़े हुए। तो जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए ध्यानाकर्षण करेंगे और जो बढ़े हुए हैं उनके लिए संवर्धन करेंगे। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ये सही है, इन्होंने सही लगाया है, ये आपका सही है। उसके बाद प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर द्वारा प्रदर्शित है। ए से Z तक सभी अक्षरों का अलग अलग मतलब है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्य में प्रकरण को पढ़ाने के लिए किस तकनीक को ध्यान में रखकर योजना बनाई। शिक्षक अपने विषय में किसी पाठ्य में प्रकरण को पढ़ाने के लिए किस तकनीक को
समूह में कार्य, व्यक्तिगत रूप से कार्य, जोड़ी में कार्य, भिन्न समूह। यानी अगर आप योजना बना रहे हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी कक्षा में अलग अलग भिन्न भिन्न समूह के बच्चे हैं, तो उनको ध्यान में रखकर आपको बनाना पड़ेगा। तो भिन्न समूह इसका आंसर मुझे सही लग रहा है, यही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री है? चार्ट्स, ये भी है, ग्लोब, ये भी है, शैक्षणिक खेल, ये भी है आपका, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 76, ध्यानाकर्षण में कुल कितनी संभावित तकनीकों का वर्णन है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ध्यानाकर्षण में कुल मिलाकर 18 तकनीक हैं। अधिगम आधारित शिक्षण की आवश्यकता और उद्देश्यों का चर्चा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में है? तो ये तो जाहिर सी बात है कि आवश्यकता और उद्देश्य आपके पार्ट 1 में है, भाग 1 में, तो इसका आंसर आपका भाग 1 ही होगा, ये आपका सही है। उसके बाद बात करते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भाग 2। तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्पष्ट नहीं लिख रहा, जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भाग 2 है उसमें एक तो लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है? लर्निंग गैप दिए हुए हैं, सीखने के स्तर का आकलन दिया हुआ है और बच्चों का चिन्हांकन दिया है और ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में बताया गया है। तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां और तकनीक, ये तो नहीं है, लर्निंग आउटकम और आकलन बी, सी ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो बी है लर्निंग आउटकम और आकलन, ये आपका आंसर सही है, क्योंकि इसमें लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं, लर्निंग गैप दिए हुए हैं, सीखने के स्तर का आकलन दिया हुआ है, आकलन भी इसमें आ गया, बच्चों का चिन्हांकन और ध्यानाकर्षण शिविर, तो इसमें बी आंसर आपका होगा। उसके बाद कक्षा शिक्षण हेतु रणनीति और तकनीकियां, ये इसमें पहले में भी ऑप्शन था, इन्होंने इस पर ही लगाया था निशान। रणनीति और तकनीकियां जो है आपके भाग 3 में दी हुई है, रणनीति और तकनीक, तो इसमें भाग 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका NCTF, यानी कि TEF नहीं है, ये E है, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्थापित किया गया। ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन स्थापित किया गया था, इन्होंने ऑप्शन दिए हैं 1966, 1993, 1854, 2009। तो जो आपका ये 17 अगस्त 1995 में हुआ था स्थापित, तो लेकिन इन्होंने 93 दिया हुआ है, लेकिन अधिनियम इसका 1993 में बना था और 95 में इसका आपका स्थापित हुआ था, यानी लागू हुआ था। आंसर तो इसका 95 में आना चाहिए, लेकिन इन ऑप्शन के आधार पर अगर आंसर हो तो 1993, क्योंकि 1993 में ये अधिनियम आया था 1993 में, तो इसलिए अधिनियम के हिसाब से इन्होंने दे दिया होगा। वैसे आंसर इसका 17 अगस्त 1995 है, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका क्या है? ये 81, ध्यानाकर्षण नहीं, बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर में अंतर होता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ये तो बात सही है, बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा अधिगम स्तर में अंतर होता है। एक शिक्षक के रूप में आप इस स्थिति को नजरअंदाज करते हुए सामान्य शिक्षण करते रहेंगे। नजरअंदाज, सॉरी, पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा, ये भी गलत है। अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे, तो सही है, शिक्षक अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी में कुल कितने वादन हैं? 2, 3, 5, 4। तो जो ध्यानाकर्षण शिविर है उसमें 4 वादन होंगे, इसका आंसर 4 होगा। हालांकि इन्होंने 2 पे निशान लगाया है, 4 वादन होंगे। पहला आपका 8 से 9 बजे, फिर आपका 9 से 10, फिर इंटरवल हो जाएगा, फिर 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 4 वादन इसमें होंगे, तो इसका आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट है आपका एक आदर्श कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में कितनी होनी चाहिए? तो ये मैंने बताया था, बच्चों की क्रियाशीलता आपकी 30 मिनट होगी। 40 मिनट के वादन में 5 मिनट शिक्षक की होगी और 30 मिनट बच्चों की होगी, और फिर 5 मिनट शिक्षक और बच्चों दोनों की होगी। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न हुए 83 प्रश्न। साथियों, इतने ही प्रश्न मुझे उपलब्ध हो पाए। इससे आगे के अगर कोई शिक्षक साथी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप का मुझे भेज देता है तो मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो हमारी 2 पर ही समाप्त हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इन प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपके ब्लॉक
या आपके ज़िले में भी इस तरह की परीक्षा आयोजित हो जाए। तो साथियों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, मैं वादा करता हूं मैं आपकी अच्छे से तैयारी करा दूंगा, आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।